जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं रजत सिंह शेखावत। स्वागत करता हूं आप सभी का सत्याजी शर्मा क्लासेस इंदौर में। दोस्तों, इस छोटी सी पंक्ति से शुरुआत इसलिए क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं किशोर कुमार की जन्मस्थली अर्थात खंडवा जिला, और किशोर कुमार का हुआ गाया है सदाबहार और ऊर्जावान गीत। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंदौर संभाग, और इंदौर संभाग में आप पढ़ेंगे 8 जिले। तो देखिएगा, इंदौर संभाग की अगर बात करूं तो इंदौर संभाग प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। प्रश्न याद करते जाइएगा, इंदौर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है, क्योंकि क्षेत्रफल में बाय एरिया जबलपुर सबसे बड़ा है। इंदौर संभाग की अगर बात करें तो इंदौर संभाग में मात्र 2 जिले, एक इंदौर और एक धार, मात्र 2, इंदौर और धार ऐसे 2 जिले हैं जो लैंडलॉक्ड है, भू आवेष्टित है, अर्थात किसी दूसरे राज्य की सीमा को नहीं छूते हैं। वरना खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, ये 6 के 6 जिले दूसरे राज्य की सीमा को छूते हैं। याद रहेगा। तीसरा प्रश्न याद रखिएगा कि सुकन्या समृद्धि योजना में अव्वल नंबर पर इंदौर संभाग है, जिला नहीं, पूरे इंदौर संभाग को सुकन्या समृद्धि योजना में नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। हम पढ़ने जा रहे हैं आज इंदौर संभाग में पहला जिला है खंडवा। खंडवा जिले के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए मेरे दोस्त, खंडवा जिले को अगर आप नक्शे में देखेंगे तो ये खंडवा जिला आता है। यहाँ पर देखिए, ये खंडवा जिला है, नीचे बुरहानपुर जिला, ये खंडवा जिला है। खंडवा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कहाँ से, तो यहाँ से तो नहीं है, यहाँ से भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये निकली हुई है ना, कि यहाँ से खंडवा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है, अर्थात खंडवा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाला जिला है। खंडवा जिले को याद रखना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट में आता है क्योंकि इसके वेस्ट में जो आता है वो खरगोन आता है। ये देख रहे हैं, तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को मिला दे तो ये खरगोन और खंडवा ये निमाड़ कहलाता है, निमाड़ क्षेत्र। और जो पूर्वी निमाड़ है वो कौन सा होगा, तो आप नक्शे में देख के खुद ही समझ जाओ। इस साइड पर खंडवा है और वेस्ट साइड पर खरगोन है, तो याद रखना खंडवा को ही पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त, खंडवा को पूर्वी निमाड़ कहते हैं। फिर खंडवा और खरगोन दोनों को मिला दो, अर्थात पूरे निमाड़ की बात करें तो पूरे निमाड़ को मेरे दोस्त अनूपदेश कहा जाता है। क्या कहते हैं, अनूपदेश। याद रखना, यदुवंशियों के वंश की एक शाखा है वंश के राजा कार्तवीर अर्जुन, जिसे आप कहते हैं सहस्त्रार्जुन, उस सहस्त्रार्जुन के समय पर निमाड़ का नाम अनूपदेश था। जिस तरह से कहते हैं ना, उज्जैन का पुराना नाम अवंती था, खजुराहो का नाम चेदी था, और ग्वालियर का नाम वत्सा, उसी तरीके से निमाड़ का पुराना नाम था अनूपदेश। आगे चलते हैं। नर्मदा ताप्ती नदी घाटी के मध्य, ये नर्मदा नदी घाटी, ये नर्मदा नदी घाटी, ऊपर नीचे ये ताप्ती नदी घाटी, और ताप्ती और नर्मदा दोनों घाटी के बीच में है क्या, खंडवा। तो ये भी प्रश्न याद रखिएगा। हाँ, क्षेत्र कौन सा आता है, तो सतपुड़ा। कौन सा क्षेत्र आता है, सतपुड़ा। खांडव वन याद रखना, खंडवा का पुराना नाम खांडव वन है। गलती से भी खंडवा का पुराना नाम अनूपदेश नहीं, अनूपदेश तो पूरे निमाड़ का है, और निमाड़ में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर सब शामिल है। लेकिन पर्टिकुलर अगर खंडवा की बात करें तो खंडवा का नाम क्या है मेरे दोस्त, खांडव। इधर आइए, ये है खंडवा जिले का नक्शा। खंडवा जिले में 5 तहसील आती है, पुनासा, हरसुद, खालवा, पंधाना, खंडवा। पुनासा, हरसुद, खालवा, पंधाना और खंडवा। याद रहेगा। तो जो हरसुद है, ये हरसुद जो है डूब में आ गया नर्मदा नदी के कारण, तो एक नया जगह विस्थापित हुई जिसका नाम रखा गया नया हरसुद। क्या नाम रखा गया, नया हरसुद। ये डूब से विस्थापित होने के कारण, किस कारण से आ गया, डूब से विस्थापित, पानी में डूबने के कारण। एक योजना है मछुआरों के लिए, मछली पकड़ने वालों के लिए, जलदीप योजना। कौन सी योजना, जलदीप योजना। जलदीप योजना की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में खंडवा के इंदिरा सागर बांध से की गई। इंदिरा सागर बांध, हाँ, जो प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है, इंदिरा सागर बांध को ही पुनासा डैम कहते हैं, क्योंकि ये खंडवा जिले के पुनासा में है। याद रहेगा। अब एक समझने वाली बात यह है
कि जलदीप योजना को ही क्या कहा जाता है, लिखा हुआ है मोबाइल आंगनवाड़ी योजना। मोबाइल आंगनवाड़ी योजना अर्थात आंगनवाड़ी के माध्यम से सभी को सूचना देना। और ये योजना किससे संबंधित है, मैं स्पष्ट कर दूं, जलदीप योजना का संबंध विद्युत से नहीं है, जलदीप योजना का संबंध अन्य किसी चीज से नहीं, जलदीप योजना का संबंध मछुआरों से है, मछली पकड़ने वालों से। ठीक है ना। आइए इधर समझते हैं हम कि यहाँ पर देखते हैं 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का गठन हुआ। आगे देखते हैं 943 प्रति हजार बच्चों पर बच्चियां जन्म लेती है। ये है सेक्स रेशो, लिंगानुपात, जो कि कोई खास नहीं है। हाँ, रंगीन मछली केंद्र, कोई पूछेगा रंगीन मछली केंद्र कहाँ है, तो मेरे दोस्त उत्तर दीजिएगा, रंगीन मछली केंद्र है आपका खंडवा में। खंडवा को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी निमाड़ हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा गांजा उत्पादक जिला प्रदेश में, ये देखो कितनी बार प्रश्न पूछे गए हैं, ये सरल से। गांजा उत्पादक जिला, अफीम उत्पादक जिला, तो गांजा उत्पादक जिला है खंडवा। साथ ही याद रखना प्याज उत्पादन में प्रथम है, जैसे इंदौर आलू उत्पादन में प्रथम है, बालाघाट धान उत्पादन में प्रथम है। ऐसे ही हम देखते हैं अदरक उत्पादन में छिंदवाड़ा प्रथम है, मिर्च उत्पादन में खरगोन प्रथम है। उस तरह से याद रखना प्याज उत्पादन में खंडवा जिला प्रथम आता है, इस कारण से इसे प्याज उत्पादक जिला भी कहते हैं। गांजा उत्पादक जिला, प्याज उत्पादक जिला और पूर्वी निमाड़ी खंडवा के नाम। सर्वाधिक आरक्षित वन क्षेत्र, जो सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, आरक्षित वन क्षेत्र है, वो खंडवा वन वृत्त में आता है, खंडवा फॉरेस्ट सर्कल में आता है। सर्वाधिक आरक्षित अर्थात रिजर्व वन क्षेत्र खंडवा वन क्षेत्र में, खंडवा वन वृत्त में आता है। राज्य का पहला गौ चिकित्सालय, देखो भाई महत्वपूर्ण है, राज्य का पहला गौ चिकित्सालय, गौ मतलब गाय माता काऊ, गौ चिकित्सालय पंधाना तहसील, ये देखो ये पंधाना तहसील सबसे नीचे। राज्य का पहला गौ चिकित्सालय पंधाना तहसील खंडवा में प्रस्तावित है, बनाया जा रहा है, बनेगा। याद रखना हाथियों का अस्पताल या चिकित्सालय मथुरा अर्थात उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, याद रखेंगे। और हाथियों का पुनर्वास केंद्र केरल में खोला गया है। कहां पर खोला गया है, केरल में। 2018 की बात करें तो राज्य का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र, प्रदेश का पहला जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहां पर खोला गया है, तो वो खोला गया है खंडवा में। हाँ, इससे ही आपको याद रखना है, कपास से ही याद रखना कि खंडवा और खरगोन, ये दोनों जिले दिख रहे हैं, खंडवा और खरगोन, इन दोनों को सुनहरा जिला बोला जाता है। कौन सा जिला बोला जाता है, सुनहरा जिला, सुनहरा। और सुनहरा जिले का कारण है क्या, कपास का उत्पादन। अधिक कपास उत्पादित होने के कारण खंडवा एवं खरगोन को सुनहरा जिले की संज्ञा दी गई है। तो कपास के लिए भगवत राम मंडलोई, हाँ ये वही भगवत राम मंडलोई, ये भगवंत राम मंडलोई, मैंने आपको पहले लेक्चर पढ़ा है, मेरी सीरीज में जाकर देखिएगा। ये वही भगवंत राम मंडलोई है जो प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने थे। समझ में आ रहा है, 1957 1 जनवरी को भगवंत राम मंडलोई के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है ना। इक्ष्वाकु वंश के राजा एक रहे राजा मांधाता। इक्ष्वाकु वंश के राजा मांधाता, हाँ यही मांधाता जिनके बेटे पुरुकुत्स ने नागवंश को गंधर्वों के आक्रमण से बचाया था। और नागवंश की कन्या रेवा का विवाह किया था इनके मांधाता के बेटे पुरुकुत्स से, और पुरुकुत्स ने उसका नाम बदलकर नर्मदा रख दिया था। इसी इक्ष्वाकु वंश के मांधाता के आगे वाले वंश में एक राजा हुए, नाम हुआ मुचकुंद। और मुचकुंद ने अपने ही वंश के राजा मांधाता के नाम पर नर्मदा नदी के किनारे खंडवा जिले में, अब है खंडवा तब तो नहीं था, एक नगर बसाया जिसे कहते हैं मांधाता नगर। वर्तमान में उसी का नाम है ओमकारेश्वर। याद रखना, तात्कालीन मांधाता और वर्तमान ओमकारेश्वर की स्थापना किसने की, तो मांधाता अर्थात ओमकारेश्वर नगर की स्थापना मांधाता ने नहीं की, मांधाता के नाम से मुचकुंद ने की। ये लिखा हुआ है मुचकुंद, समझ में आ गया। ओमकारेश्वर की स्थापना किसने की, मुचकुंद नामक व्यक्ति ने, राजा ने की। ये मुचकुंद की विष्णु पुराण में कथा आती है कि मुचकुंद इतना बलशाली था कि जब इंद्र के ऊपर देवलोक में असुरों ने आक्रमण किया तो उन्हें बचाने स्वर्ग चले गए। 1 साल तक युद्ध लड़ा, स्वर्ग के आधार पर 1 साल। जब युद्ध समाप्त हुआ तो मुचकुंद ने कहा कि मुझे धरती पर जाना है, तो इंद्र ने कहा धरती पर आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आप 1 साल से स्वर्ग में हो, और स्वर्ग के 1 साल के आधार पर पृथ्वी का एक युग बीत चुका है, अब आपका कोई नहीं बचा। तब मुचकुंद ने कहा कि मुझे अब बड़ा दुख हो रहा है, अब मैं सोना चाहता हूँ, और ऐसा सोना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी भर के लिए सो जाऊँ। तो इंद्र ने कहा कि आप एकांत ढूंढिए और अच्छी जगह जाकर सो जाइए पृथ्वी पर, और जो भी आपको जगाएगा वो भस्म हो जाएगा।
तो कहते हैं मान्यता अनुसार वो गुफा जहां पर मुचकुंद जाकर सोए थे वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में थी। तो वो त्रेता युग में सोए, जिसका द्वापर युग हो गया सोते सोते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उस समय पर कालियवन ने मथुरा पर आक्रमण किया था। यूनान का था कालियवन जिसने मथुरा पर आक्रमण किया और कृष्ण को चुनौती दी। तो भगवान कृष्ण ने उनसे बचने के लिए क्यों? क्योंकि कालियवन को वरदान था, ना वो अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा। समझ में आ रहा है? तो धोखे से भगवान कृष्ण उस गुफा में लेकर गए जिसमें मुचकुंद सोया था। ये पौराणिक कथा है, आएगी आपको कृष्ण लीला में भी देखने को मिल जाएगी। कालियवन ने मुचकुंद को कृष्ण समझकर जगाया और जैसे ही मुचकुंद जगे, वरदान अनुसार आंख खोलते ही जैसे मुचकुंद की नजर पड़ी कालियवन पर, कालियवन जलकर भस्म हो गया। और यही कारण था कि भगवान कृष्ण यहाँ से रण छोड़कर भागे थे। इसी कारण से भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ दास रखा गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये मुचकुंद ने स्थापना की थी मानधता नगर ओमकारेश्वर की। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, देश में भारत देश भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग है। सौभाग्य मानिए कि आप ऐसी धरती पर हैं हम जहां एक ही राज्य में 2 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर में भी है, क्योंकि दूसरा जो है आप पढ़ते हैं बाबा महंकाल उज्जैन में है। याद रखना, जिस तरह से उज्जैन ज्योतिर्लिंग का नाम महंकालेश्वर है, उसी तरह से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ये प्रश्न पूछेगा ना, तो जिससे बनना है पढ़ा है उसी से बनेगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम क्या है? ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। याद रहेगा? ठीक है। हाँ, 2018 में एक खास बात तो सुनिएगा। जिस तरह से उज्जैन में ऑनलाइन बुकिंग होती है दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए, अब अगर पूछा जाए कि हाल ही में 2018-19 में प्रदेश के किस मंदिर को ऑनलाइन दर्शन और पूजा की अनुमति दे दी गई है या व्यवस्था उसको मिल चुकी है सुविधा, तो वो होगा ओमकारेश्वर मंदिर। अगला है ओमकारेश्वर बांध। ये नर्मदा नदी पर है। सुनना मेरे दोस्त, खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ओमकारेश्वर बांध है। यहीं पर ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना भी है। तो दोनों प्रश्न क्लियर करो। ओमकारेश्वर बांध, ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, नर्मदा नदी, जिला खंडवा। और इस ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 520 मेगावाट, 520 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। हाँ, 2007 से शुरू हुई है परियोजना। ओमकारेश्वर जल विद्युत परियोजना 2007 से शुरू हुई है और 520 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। विद्युत इतने मेगावाट उत्पादित होती है। सुक्ता परियोजना, देखो दोस्त मेरे, सुक्ता एक नदी है जो बुरहानपुर में भी बहती है और खंडवा में भी बहती है। सुक्ता नदी पर बुरहानपुर और खंडवा की बाउंड्री पर, ये बुरहानपुर और खंडवा की सीमा पर सुक्ता नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है सुक्ता परियोजना। कौन सी परियोजना? सुक्ता परियोजना। और अभी हाल ही में हमने पढ़ा कि यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं इतिहास में अमर, क्योंकि मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भगवंत राव मंडलोई के नाम पर इस योजना का नाम है, तो वो है भगवंत सागर परियोजना। कौन सी है? भगवंत सागर परियोजना। और कई हजारों एकड़ जमीन सिंचित होती है इस परियोजना से खंडवा जिले की। याद रखना, भगवंत सागर परियोजना ये नर्मदा की सहायक सुक्ता नदी पर खंडवा बुरहानपुर सीमा पर है। कहाँ पर है? खंडवा और बुरहानपुर की सीमा पर है सुक्ता परियोजना। देश का पहला, देखो जो देश का पहला होता है वो महत्वपूर्ण होता है। देश का पहला जल सत्याग्रह घोगल गांव, नर्मदा नदी, खंडवा। देश का पहला जल सत्याग्रह घोगल गांव पर किया गया। अब इसकी कहानी समझना, ये बात है 11 अप्रैल 2015 की। ओमकारेश्वर बांध, ये पढ़ा आपने, ये लिखा हुआ आपके सामने, ये ओमकारेश्वर बांध, इसकी ऊंचाई बढ़ाकर 189 मीटर से 191 मीटर अर्थात 2 मीटर बढ़ा दी जा रही थी। 2 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ाने से इसका जो बैकवर्ड एरिया है, पीछे मतलब जो बैक साइड का एरिया है, वो डूब में आ रहा था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो डूबने के कारण वहाँ के घोगल गांव के लोगों ने, 20 लोगों ने सीने तक पानी में जल समाधि ले ली, अर्थात जल में ही रहे। आप पार्टी के नेता भी इसमें शामिल हुए, विरोध किया गया और देख रहे हैं आप, आपको नया हर्सुद वगैरह बसाया गया है। तो ये ओमकारेश्वर बांध पर बढ़ाने जाने वाली ऊंचाई के कारण पिछले एरिया में पानी भर जाने से डूब में आने वाले क्षेत्र का विरोध करने के लिए देश का पहला जल सत्याग्रह किया गया और वो हुआ था नदी नर्मदा। प्रश्न ऐसा सिंपल बनेगा, कौन सी नदी में देश का पहला जल सत्याग्रह? नर्मदा नदी। प्रदेश के किस जिले में? तो खंडवा में। कहाँ पर? घोगल गांव में। कब? 2015 में। याद रहेगा दोस्तों मेरे। ये तो है आपका एक सामान्य सी जानकारी। आप लीजिए इसका पहले स्क्रीनशॉट, क्योंकि मैं नक्शा यहाँ से हटाने वाला हूँ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इससे आगे की जानकारी। चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं।
देखिए, आप बहुत अच्छी चीज पढ़िएगा। मध्य प्रदेश में खंडवा जिले से जुड़ी एक घटना अंग्रेजों के समय की, कब की बात है? उस घटना को आप जानते हैं पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से। दोस्त मेरे, कितनी बढ़िया बढ़िया चीज, चरण पादुका नरसंहार आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपका शिवनिक आता है, घोड़ा डोंगरी आता है, नमक सत्याग्रह आता है, झंडा सत्याग्रह आता है। उन्हीं में एक है पंजाब मेल हत्याकांड। देखो, घटना है 23-24 जुलाई, रात की घटना है, 23-24 जुलाई, ईयर है 1931, 1931 की। दो अंग्रेज अधिकारी पंजाब मेल, ये पंजाब मेल क्या है? पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम है, समझ में आ रहा है मेरे दोस्त? पंजाब मेल इस ट्रेन से गंतव्य की ओर बढ़ रहे थे, मुंबई की तरफ से आ रहे थे दो अंग्रेज अधिकारियों की, और उनके साथ में कुत्ता था। तो दो अंग्रेज अधिकारी, एक तो था हेक्सल, एक था मेजर साहन, और उनके साथ में एक पालतू कुत्ता था। इन तीनों को 3 भारतीयों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी, वो भी कहां पर? पंजाब मेल ट्रेन में, खंडवा के रेलवे स्टेशन पर। और जिन्होंने ये कारनामा किया वो थे देवनारायण तिवारी। ध्यान से सुनना, नोट करना, नहीं पढ़ा हो तो इसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इतिहास से पूछे जाने वाले प्रश्नों में महत्वपूर्ण होता है। देवनारायण तिवारी, वीर यशवंत सिंह, ये वीर यशवंत सिंह दमोह से थे, और आपके तीसरे थे दलपत राव। फिर से सुनना, देवनारायण तिवारी, वीर यशवंत सिंह दमोह से, और आपके दलपत राव, इन तीनों ने हेक्सल, मेजर साहन और उनके पालतू कुत्ते को पंजाब मेल में खंडवा रेलवे स्टेशन पर 23-24 जुलाई, 23 समाप्ति 24 जुलाई अर्धरात्रि में षड्यंत्र रचकर, योजना बनाकर इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। हुआ यूं कि इन्हें 11 दिसंबर 1931 को सजा सुनाई गई। 11 दिसंबर, अगस्त में इन्हें गिरफ्तार किया गया और 11 दिसंबर 1931 को इन्हें सजा सुनाई गई। सजा में ध्यान रखना, ये जो दलपत राव थे, इन दलपत राव को दी गई काला पानी की सजा। बाकी जो देवनारायण तिवारी थे और वीर यशवंत सिंह थे, इन दोनों जवानों को, जाबाजों को फांसी की सजा मुकर्रर की गई, और दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई। अर्थात पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध खंडवा से है। काला पानी की सजा का मतलब मेरे दोस्त कतई ये नहीं होता कि काले पानी में रखा जाता है। सेल्युलर जेल का आपने नाम सुना होगा। हमारे भारत में अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक सेल्युलर जेल है, जो हमारी मुख्य भूमि से कई किलोमीटर दूर पानी में बसी हुई है, पानी में बनाई गई है। इस कारण से जहाँ तक देखो उससे पानी पानी नजर आता है। काला पानी की जेल है और बड़ी कठिन जेल होती है, यातनाएं देने वाली होती है। और इस जेल का निर्माण भी अंग्रेजों ने किया था। योजना इनकी 1857 की क्रांति के बाद से शुरू हुई थी, और 1896 में इस जेल का निर्माण शुरू किया, और 1906 में जेल बनकर तैयार हुई थी, याद रहेगा। और इसी में आपने नाम सुना होगा, वीर सावरकर को भी इसी में रखा गया था, और दलपत राव को भी इसी में रखा गया। कहाँ पर है ये? काला पानी की सजा कहाँ पर मिलती थी? तो ये याद रखना, 7 शाखाओं में बटी हुई थी, जिसकी वर्तमान में 1984 में इसकी बची हुई 3 शाखाओं को संरक्षित कर दिया गया है। और यहाँ पर वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। याद रहेगा आप लोगों को? ठीक है। प्रदेश की सबसे ऊंची, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी, कारखाने की जो चिमनी होती है ना, धुआं पर फेंकती, प्रदेश की सबसे ऊंची चिमनी जिसकी ऊंचाई है 271 मीटर, ये लगी हुई है कहाँ पर? सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। कहाँ पर? खंडवा। सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट खंडवा में ही प्रदेश की सबसे ऊंची कारखाना की चिमनी है। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र जो है भाई साहब, ये भी खंडवा में है, नाम से स्पष्ट है। सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र ये 2014 में बना। सुनना, सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र थर्मल पावर जो सेंटर है, ये 2014 में बना, और इसका उद्घाटन 2015 में स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने किया। याद रखना, 2014 में बना सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, और 2015 में इसका उद्घाटन किया। इस थर्मल पावर प्लांट को जल आपूर्ति सुख्ता और नर्मदा नदी से होती है, बल्कि कोयला इसे सतपुड़ा कोयला घाटी क्षेत्र से मिलता है। देखो, सतपुड़ा हुआ, पेंच कोयला घाटी क्षेत्र हुआ, सोहागपुर कोयला घाटी क्षेत्र हुआ, नागपुर कोयला फील्ड हुई, इस तरह से। तो यहाँ पर इसे मिलता है सतपुड़ा से, और क्षमता है 1200 मेगावाट, 1200 मेगावाट इसकी विद्युत क्षमता है। इधर देखेंगे दादाजी धुनीवाले नेशनल थर्मल पावर सेंटर की, एनटीपीसी, दादाजी धुनीवाले नेशनल थर्मल पावर सेंटर बना 2010 में, क्षमता है 1600 मेगावाट। समझ में आया? अगला है इंदिरा सागर। याद रखना, जो निमाड़ के हैं, खंडवा के हैं, वो तो जानते ही। इंदिरा सागर हम भी, हमारे पास में लगता है, तो हम भी इसे को पुनासा डैम के नाम से जानते हैं। तो इंदिरा सागर या पुनासा परियोजना ये 23 अक्टूबर 1983 में स्वयं
देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था। किसका? इंदिरा सागर, उन्हीं के नाम पर रखा गया पुनासा डैम। इसकी विद्युत क्षमता है 1000 मेगावाट। कितनी है? 1000 मेगावाट। याद रखिएगा 125 इंटू 8, 125 गुणित 8 अर्थात 125 मेगावाट की 8 यूनिट मिलाकर 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादित होती है। और इंदिरा सागर जो डैम है वो एक झील की तरह है जहाँ पर वाटर इकट्ठा होता है, पानी स्टोर होता है। वो प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। और इंदिरा सागर डैम जो है पुनासा डैम, ये खंडवा जिले में पुनासा तहसील में नर्मदा नदी पर है। प्रदेश का पहला वाटर रिसोर्ट केंद्र, पता ही आप लोगों को, बड़ी एक पर्यटन की जगह बन गई हनुमंतिया टापू। नर्मदा नदी का जो बैकवाटर है, नर्मदा नदी का जो पिछला पानी है, उस पर बनाया गया हनुमंतिया टापू एक रुका हुआ पानी का क्षेत्र है। यहाँ पर याद रखिएगा ये जो हनुमंतिया टापू है इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न आ सकता है कि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय पार्क के आधारित है। जो सिंगापुर का अंतर्राष्ट्रीय पार्क है उस पर आधारित करके बनाया गया किसे? हनुमंतिया टापू, जिला खंडवा। अब यहीं पर एक याद रखना कि हनुमंतिया टापू ही वो जगह है जहां पर प्रदेश का पहला जल महोत्सव किया गया। और हनुमंतिया टापू ही प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र है। प्रदेश का पहला जल महोत्सव हनुमंतिया टापू खंडवा, प्रदेश का पहला जल पर्यटन केंद्र हनुमंतिया टापू खंडवा, नदी नर्मदा, याद रहेगा। और सिंगापुर के पार्क पर आधारित है। ये प्रश्न याद रखना। 28 फरवरी 2017 अंडरलाइन करो क्योंकि आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। 28 फरवरी 2017 को जल पर्यटन नीति बनाई गई। कौन सी नीति बनाई गई? जल पर्यटन नीति। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वाटर टूरिज्म जो नीति बनाई गई है, अर्थात याद रखना मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति और जल पर्यटन नीति में अंतर है। मध्य प्रदेश की पर्यटन नीति का मतलब होता है सभी तरह के पर्यटन आते हैं, मंदिर, महल, मस्जिद, नदियां और जो भी आपको देखना है। तो प्रदेश की पहली पर्यटन नीति 2012, उस नीति में पहला संशोधन अमेंडमेंट 2014, प्रदेश की पहली नीति के बाद प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2016, पहली पर्यटन नीति 2012, संशोधन अमेंडमेंट 2014 और नवीन न्यू जो नीति है पर्यटन नीति 2016। लेकिन जल पर्यटन नीति 2017। याद रहेगा आपको? समझ में आ रहा है? और मध्य प्रदेश ही पहला राज्य है भारत में जो जल के लिए, जल नीति के लिए कानून लेकर आया है। आंवलिया सिंचाई परियोजना और भीमराजगढ़ सिंचाई परियोजना दोनों अंडरलाइन करो। आंवलिया तो नहीं है, भीमराजगढ़ तो और भी पुरानी, आंवलिया और नहीं है, कहाँ नहीं है? आंवलिया सिंचाई परियोजना और भीमराजगढ़ सिंचाई परियोजना है, दोनों भी कहाँ पर है? खंडवा जिले में। कहाँ पर है मेरे दोस्त? खंडवा जिले में। पर्यटन की बात करते हैं। अब आ जाइए, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज नोट डाउन करते जाइएगा, यहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। संत सिंगाजी की समाधि। संत सिंगाजी की समाधि याद रखना 460 वर्ष पुरानी ये एक समाधि है जो नर्मदा नदी अर्थात इंदिरा सागर जो डैम बताया ना, इंदिरा सागर, इसके बैक वाटर में बनी हुई है। और शरद पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है। संत सिंगाजी मेला हम जरूर खरगोन में भी पढ़ चुके हैं, खरगोन में भी लगता है। तो याद रखिएगा संत सिंगाजी की समाधि कहाँ पर है? शरद पूर्णिमा पर मेला लगता है, ये है खंडवा में। दादाजी धूनीवाले नाम सुना होगा आपने। दादाजी धूनीवाले का नाम सुना तो एक चीज और नोट करो क्योंकि प्रश्न पूछ लिया तो दिक्कत आ जाएगी। इनका असल नाम था केशवानंद जी महाराज। दादाजी धूनीवाले का असल नाम था केशवानंद जी महाराज और ये 19वीं और 20वीं सदी के संत रहे हैं। ये मतलब सबसे नए हैं। इनकी समाधि भी कहाँ पर है? दादाजी धूनीवाले की। दादाजी धूनीवाले का धाम भी खंडवा में है। संत सिंगाजी की समाधि भी खंडवा में है। साथ ही एक बहुत ही शानदार पार्श्व गायक, अभिनेता, लेखक किशोर कुमार, किशोर दा की समाधि भी कहाँ पर है? किशोर कुमार की समाधि भी कहाँ पर है? खंडवा में है। शंकराचार्य की गुफाएं, ओमकारेश्वर में जाओगे तो शंकराचार्य की गुफाएं आपको मिलेंगी। और शंकराचार्य सृजन पीठ प्रस्तावित है कहाँ पर है? खंडवा में। गौरी कुंज ऑडिटोरियम, भाई ऑडिटोरियम जानते हैं ना, जहाँ पर संगीत, नृत्य वगैरह के लिए एक बहुत शानदार हॉल बनाया जाता है, सारी सुविधा। तो गौरी कुंज ऑडिटोरियम क्यों खास हो जाता है? ऐसे ऑडिटोरियम तो बहुत है, लेकिन हमारे इंदौर का भी तो रविंद्र नाट्यगृह पूछा जाता है। तो गौरी कुंज ऑडिटोरियम किशोरदा की स्मृति में बनाया गया। किशोर कुमार पूछ लेगा कि किशोर कुमार की स्मृति में कौन सा ऑडिटोरियम बनाया गया, तो गौरी कुंज ऑडिटोरियम। नागचुन बांध, कौन सा बांध मेरे दोस्त? नागचुन बांध आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी ओमकारेश्वर बांध, यहाँ पर याद रखिएगा नागचुन बांध ओमकारेश्वर डैम के समीप। मंदार जलप्रपात,
वो भी कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर मंदार जलप्रपात है और ये है 12 मीटर ऊंचा। कौन सा है? 12 मीटर ऊंचा। आपको देता ना मंदार और दर्दी साथ में लिखा हुआ। ये मंदार जलप्रपात 12 मीटर ऊंचा कहाँ पर है? खंडवा में। गौरी सिंहनाथ मंदिर, ये गौरी सिंहनाथ मंदिर आपको ओंकारेश्वर में मिलेगा। गौरी सिंहनाथ, कौन सा मंदिर? गौरी सिंहनाथ मंदिर। चांद सूरज दरवाजा, इंपोर्टेंट हो जाता है भाई। चांद सूरज दरवाजा, चांद सूरज दरवाजा क्यों? क्योंकि जब आप पढ़ते हैं कि बड़ा दरवाजा, अलाई दरवाजा, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाथी दरवाजा, तो ऐसे दरवाजे में आपका दिमाग जाता है कि यार ये तो कहीं ना कहीं मांडव में होगा, क्योंकि मांडव में बहुत दरवाजे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहांगीर दरवाजा ऐसे। लेकिन चांद सूरज दरवाजा, ये चांद सूरज दरवाजा मेरे दोस्त आपको मिलेगा कहाँ पर? ओमकारेश्वर खंडवा में। चांद सूरज दरवाजा ओमकारेश्वर खंडवा। 24 अवतार मंदिर, ये देख लो, यहाँ पर याद रखना 64 योगिनी मंदिर, चतुर्युग मंदिर, समझ में आ रहा है कि नहीं, चतुर्भुज मंदिर, और ये है 24 अवतार मंदिर। समझ में आ रहा है? चतुर्युग मंदिर कटनी में, चतुर्युग मंदिर कटनी में, चतुर्भुज मंदिर खजुराहो में, 24 अवतार मंदिर ओमकारेश्वर में। फिर से सुनना, चतुर्युग, चारों युग काटने हैं मतलब कटनी में, चतुर्भुज मतलब खजुराहो में, और 24 अवतार ओमकारेश्वर में। मार्कंडेय आश्रम, मार्कंडेय ऋषि का नाम आपने सुना होगा, उनका आश्रम जो है वो भी कहाँ पर आपको मिलेगा? खंडवा में, मार्कंडेय आश्रम। आशापूर्णा देवी मंदिर, कौन सा मंदिर? आशापूर्णा देवी मंदिर, जिला होगा खंडवा। नवचंडी देवी धाम, ये याद रखना, नवचंडी का मेला लगता है, नवग्रह मेला खरगोन में, नवचंडी का मेला कहाँ पर? खंडवा में। ये नवचंडी देवी धाम है ना, ये मान्यता है कि कुंड बना हुआ है, एक कुंड बना हुआ है तालाब की तरह। ऐसा कहते हैं कि दक्षिण की ओर जाते समय सीता जी को जब प्यास लगी थी तो भगवान राम ने अपने बाण से उस तालाब को, उस कुंड को खोदा था, बनाया था। वो यही है, नवचंडी देवी धाम के पास ही वो तालाब बना हुआ है। कजल रानी की गुफाएं, याद रखना, ये कजल रानी की गुफाएं, ये प्राकृतिक गुफाएं जो मैं गुफाएं पढ़ा रहा हूँ मैं, उसमें कजल रानी की गुफाएं और सतमत्रिका गुफा, कजल रानी की गुफा और सतमत्रिका, ये ता है। कजल रानी की गुफाएं और सतमत्रिका गुफा, ये दोनों खंडवा में है। और साथ ही याद रखेगा श्री गोविंदा भगवत पद चिन्ह, श्री गोविंदा भगवत पद चिन्ह, ये भी एक पर्यटन स्थल है। और ये सारे के सारे टॉप क्लास चीज़ें हैं जो आपको एक साथ किसी और वीडियो में, किसी क्लास में नहीं मिलने वाली है। ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आपके पास सब चीज़ें हैं और फिर भी नहीं पढ़ते हैं तो सारी गलतियां आपकी है, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता है। मैंने बहुत कोशिश की कि सब जगह एक सारी चीज़ें इकट्ठा करके आपको बताऊं। तो आप इसका एक और स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी मुझे इसमें पढ़ाना है व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटीज़, ठीक है ना। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, देखो बहुत ही बढ़िया चीज़ क्या कि मध्य प्रदेश के खंडवा में प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें पर, अगर प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो कितने खास हस्तियां हमारे सामने निकल कर आती है। सबसे पहले याद रखिएगा अशोक कुमार। अशोक कुमार, इन्हें आप फिल्म अभिनेता के तौर पर आपने देखा होगा। अशोक कुमार, हाँ, यही जिन्हें कहा जाता है दादा मुनि। अशोक कुमार जिनका नाम है दादा मुनि। दादा मुनि अशोक कुमार जो आपने एक्टर देखा है, अशोक कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो देखना भाई, अशोक कुमार का वास्तविक नाम था कुमुदलाल गांगुली। कौन सा था? कुमुदलाल गांगुली। अशोक कुमार का वास्तविक नाम क्या है? कुमुदलाल गांगुली। ये एक बंगाली फैमिली है किशोर कुमार के, एक किशोरदा के बड़े भाई है। अशोक कुमार किशोर कुमार के सबसे बड़े भाई है। 1911 में जन्मे, जन्म बेशक पश्चिम बंगाल में हुआ था इनका, याद रखिएगा। दादा मुनि अभिनेता में, और कहते थे ना जब बोलते थे जैसे लगता था इनकी सांस बोल रही, ऐ पुष्पा बेटी पुष्पा। अशोक कुमार साहब, याद रखिएगा। पहला कार्यक्रम अगर दूरदर्शन पर शुरू हुआ था, एक सीरियल कार्यक्रम, मतलब एक सीरियल जो नाटक के तौर पर दिखाए जाते हैं ना, वो एक सीरियल, अगर पहला सीरियल दूरदर्शन पर था तो वो था हम लोग, और वो शुरू हुआ था 1984 में। यहाँ से एक प्रश्न और याद रखिएगा संचार का, कि दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम हम लोग था जो 1984 में शुरू हुआ था, और उस कार्यक्रम के सूत्रधार रहे थे कौन? दादा मुनि अर्थात कुमुदलाल गांगुली, अर्थात कहे तो हम अशोक कुमार। दूसरा है अनूप कुमार। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो कि किशोर कुमार और अशोक कुमार के अलावा एक और भाई थे, इनके नाम था अनूप कुमार। जन्म इनका 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। अभिनेता रहे हैं और इनका संबंध भी खंडवा से रहा है। ये किशोर कुमार के भाई है। तीसरा एवरग्रीन, सबसे महत्वपूर्ण 3 स्टार
किशोर कुमार का जन्म खंडवा में हुआ और किशोर कुमार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जन्म 1929 में हुआ, वही उम्र जितनी लता मंगेशकर की रही, क्योंकि लता मंगेशकर का जन्म भी 1929 में पर इंदौर में हुआ। किशोर कुमार का असल नाम है आभास कुमार गांगुली। किशोर कुमार जिसे आप किशोरदा कहते हैं वो है आभास कुमार गांगुली। किशोर कुमार को आपको किसी फिल्म में देखना है तो आप देख सकते हैं, जो गाना देखा होगा आपने, एक चतुर नार करके श्रृंगार, पड़ोसन फिल्म में जो गाना है, जो पान खाकर और तेरे नाम जो हेयरकट में चलते हैं, वही किशोरदा है, बड़े मजाकी अंदाज के, ठीक है ना। अब ये मैंने एक फिल्म का नाम लिखा है जो 1958 में बनी थी। ये क्यों लिखा है? क्योंकि 1958 की ही ये फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाइयों ने काम किया था। समझे मेरी बात? किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार तीनों भाइयों ने एक साथ काम किया था। एक कॉमेडी मूवी नाम है चलती का नाम गाड़ी, तीनों ने एक साथ अभिनय किया था। भगवंत राव मंडलोई पढ़ चुके हैं, बार बार बताया है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, संबंध खंडवा से रहा। माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ना गलती नहीं करना भाई कि इनका संबंध है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म है होशंगाबाद। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म क्या है? होशंगाबाद। और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है भाई? उत्तर प्रदेश। इन दोनों का जन्म खंडवा में नहीं है, पर दोनों की कर्मभूमि खंडवा है। माखनलाल चतुर्वेदी जी होशंगाबाद से खंडवा में अपना कार्य करते थे और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका विवाह हुआ था ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ और वो थे के रहने वाले कहाँ के? खंडवा के। तो याद रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की कर्मभूमि रही है, जन्मभूमि नहीं है, कर्मभूमि है, इनका संबंध है। सुभद्रा कुमारी चौहान का तो ससुराल है खंडवा और माखनलाल चतुर्वेदी की कर्मभूमि है खंडवा। समझ में आया कि नहीं आया? जन्म नहीं है। सम्मान समारोह किसके नाम का? माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान समारोह। फिर से सुनना, माखनलाल चतुर्वेदी सम्मान समारोह। किसी बच्चे ने कमेंट्स में पूछा था, तो याद रखना, जन्म माखनलाल का होशंगाबाद के बाबई में हुआ, जिसे माखन नगर कहते हैं, लेकिन इनके नाम से सम्मान समारोह वर्ष 1990 से खंडवा में आयोजित कराया जा रहा है, अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता सम्मान समारोह। ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, 1990 से दिया जाता है। 5,000 रुपये मात्र इसकी पुरस्कार राशि होती है। समझ में आया कि नहीं आया? 2018 में दिया गया, तो हाल ही में करंट में किसे मिला है? तो याद रखना, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल। किसे मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल इनके नाम से है और उसी विश्वविद्यालय को यह पत्रकारिता पुरस्कार 2018 मिला। किशोर कुमार सम्मान, किशोरदा की स्मृति में किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है। ये अभिनय के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, पटकथा लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। किशोरदा के नाम पर यह सम्मान 1997 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है, सब लिखा हुआ है। किशोर कुमार सम्मान 1997 से 2 लाख इसकी पुरस्कार राशि। और ऋषिकेश मुखर्जी इसके पहले विजेता, ऋषिकेश मुखर्जी 1997 के पहले विजेता। और हाल ही में करंट है ये वाहिदा रहमान। वाहिदा रहमान को वर्ष 2018 का किशोर कुमार सम्मान दिया गया है। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण इन्हें मुंबई में ही जाकर ये पुरस्कार दिया गया। वाहिदा रहमान 2018 किशोर कुमार सम्मान। तो किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार, भगवंत राव मंडलोई, ये सब का संबंध खंडवा से। और माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान की भी जन्मस्थली कर्मभूमि रही है खंडवा। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म होशंगाबाद, लेकिन सम्मान समारोह खंडवा में होता है। और किशोर कुमार के सम्मान में भी सम्मान समारोह होता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर में हम एक नए जिले के साथ। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बने रहिए सत्यादि शर्मा क्लासेस के साथ। मध्य प्रदेश की जिलेवार अध्ययन में बहुत ही बड़े अध्ययन हम कराएंगे, लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।